तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और शानदार तरीके से स्वागत है। वाह, बहुत बढ़िया। राज ओझा जी आ गए हैं, भूपेंद्र जी, सुमित श्रीवास्तव हैं, रमेश जी हैं आज और शशांक जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत आज के सेशन में स्वागत है। अभी जब सेशन स्टार्ट हो रहा था तो कुछ लोग हालचाल पूछ रहे थे अपना, है ना, कैसा है शुभम, कैसा है शशांक, है ना। तो शुभम को क्या है, कैसे कैसा पूछ रहे थे, तो शुभम जवाब दे देना इनको बाद में, है ना, सेशन के बाद में जवाब दे देना। बड़े शर्मिंदा हैं वो हमारा हाल पूछते हैं, बड़े शर्मिंदा हैं वो हमारा हाल पूछते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता हमारा हाल भी तो उन्हीं ने किया है। तो इसलिए हाल, तो बड़े शर्मिंदा हैं कि वो हमारा हाल पूछते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता मेरा हाल भी तो उन्हीं ने किया है। तो सिस्टम है और उस सिस्टम में कोई भी हाल हो, हर हाल में जीतना है, हर काल में जीतना है, हर साल में जीतना है, हर ख्याल में जीतना है और हर साल में जीतना है। तो हमेशा एक ही जो आपके जहन में और दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं वो मिलती हैं। तो हमेशा हमारे दिमाग में हमेशा जीत होना चाहिए और जब दिमाग तैयार हो जाता है किसी चीज़ के लिए तो फिर उसको हासिल करने के तरीके भी दिमाग खोज लेता है। ठीक है, आप देखे होंगे, आप अपने माइंड को काम दीजिए, वो तलाश करेगा और आपको चीज़ें दिलाएगा। तो आज आज के सेशंस में हम लोग जो है रिकॉल क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा जो है ऑल्टरनेट डेज पे जो सेशन रखे हैं, एक दिन हम रिकॉल क्वेश्चन रखेंगे, एक दिन किसी बैंक का इंटरनल सेशन रखेंगे और एक दिन जो है करंट बैंकिंग सिनेरियो में जो चेंज हुआ है उन पर रखेंगे और ये लगातार सीरीज चलता रहेगा। किसी किसी दिन रेगुलर भी कर लेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, और किसी दिन जो अगर परिस्थितियां ठीक नहीं रही तो ब्रेक भी हो जाएगा। और हमेशा तैयार रहिए, इंतजार नहीं करिए किसी भी समय। एक बैंकर को 1 मिनट मैनेजर होना चाहिए। जैसे देखो आज मैंने इंटीमेशन नहीं दिया था, लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है तो कोई बात नहीं, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपने गीता में वो पाठ पढ़ा है ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ठीक है, और हम तो ये भी जानते हैं कि आज के बाद अभी से जो भी होगा हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये पॉजिटिवनेस आपके अंदर है तो आप जीवन को बेहतरीन तरीके से जी पाते हैं और बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। तो आज हम लोग रिकॉल क्वेश्चन ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक जो है उस पर चर्चा करेंगे। ये क्लरिकल टू ऑफिसर्स के सवाल हैं और 16 जनवरी 2022 को साथियों का एग्जाम हुआ था और आज हम लोग रिकॉल क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं और ये रिकॉल क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी 20 सवाल का हम लोगों ने सेशंस जो है ले चुके हैं, तो आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में देख सकते हैं या पीडीएफ सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से औपचारिक रूप से स्वागत करते हुए और आपके शानदार तैयारी का आह्वान करते हुए ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लेता हूं। तो आप लोग जो हैं इस सेशन को अपने तरफ से खेलिएगा और जो भी सवाल जानते हैं वो चैट बॉक्स पर टाइप करिएगा, माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा ताकि सार्थक सेशन हो सके, और आखिरी में माइक्रोफोन वीडियो सब भी ऑन कर लीजिएगा बात करने के लिए, तो अलग बात है। और अभी हम लोग सेशंस के समय माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे तो बेहतर होगा। अभी लिए चलता हूं आपको पहला प्रश्न आज के सेशन के लिए, और उस बड़ौदा यूपी बैंक के लिए ये 21 नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि 20 सवाल हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपके लॉगिन सेक्शन में, वो पहले ही अब उपलब्ध है और पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध है। तो आज जो है सवाल नंबर 21 लेते हैं, और सवाल नंबर 21 जो है आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। और ऐसे सवाल जब आप पढ़ते हैं देखते हैं तो आप अपने बैंक का भी सर्कुलर देख के उसके उत्तर जो है खोज निकालते हैं। सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम सेक्रीफाइस इन वन टाइम सेटलमेंट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन स्केल 1। तो जो ब्रांच मैनेजर हैं स्केल 1 कैटेगरी के, तो स्केल 1 कैटेगरी के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनको मैक्सिमम सेक्रीफाइस का पावर कितना दिया गया है, ये पूछा गया है सवाल। और मैक्सिमम सेक्रीफाइस का जो पावर दिया गया है वो स्केल 1 को, ऐसे स्केल 1 जो ब्रांच मैनेजर होते हैं आपके आरआरबी में, उनको जो है पावर दिए जाते हैं। तो आप अपने बैंक की पॉलिसी के हिसाब से आप जो है उसमें आंसर लिखिएगा। तो सेक्रीफाइस कितना पावर है मैक्सिमम, ये स्केल 1 ब्रांच मैनेजर के लिए दिया गया है।
और आप अपना OTS जो रिकवरी पॉलिसी है उसमें इम्पोर्टेंट जो है सेक्रीफाइस ही पूछता है। कई बार स्केल 4 का सेक्रीफाइस पूछ लेता है और कई बार जो है वो आपको परसेंटेज वाइज पूछ लेता है, या कई बार मैक्सिमम जो है अमाउंट वाइज पूछ लेता है। तो हमारे कई साथी चैट बॉक्स में यहाँ लिख रहे हैं जो कितना जो है आपका सेक्रीफाइस है। आप अपने अपने बैंक के सेक्रीफाइस वहाँ पर लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों का एग्जाम था और यहाँ पर जो है बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों के लिए जो है सेक्रीफाइस लिखा गया है और सेक्रीफाइस परसेंटेज लिखा गया है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आप अपने जो स्केल 2 कैटेगरी, स्केल 1 कैटेगरी रिकवरी पॉलिसी में अलग अलग कैटेगरी में होते हैं उनके आधार पर करिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेक्रीफाइस परसेंटेज में 40%, और अगर अमाउंट वाइज बात करें तो अमाउंट वाइज जो है यहाँ पर शायद हमारे साथियों ने बताया कि अमाउंट वाइज जो सवाल आया था वो अमाउंट में आया था, तो वो 75% जो 1000 है, 75,000 जो है बड़ौदा यूपी बैंक के लिए स्केल 1 का पावर है। क्योंकि बड़ौदा यूपी बैंक में या आपके ग्रामीण बैंक में मैक्सिमम ब्रांच मैनेजर जो रूरल एरिया के होते हैं वो स्केल 1 होते हैं, इसलिए पावर दिया गया 75,000। तो 75,000 मैक्सिमम या सेक्रीफाइस परसेंटेज में अलग अलग, जैसे हमारे श्रीकांत वीके जी 70% दिए, किसी बैंक में 25% है। तो इसके लिए आप अपने बैंक के इंटरनल पॉलिसी को रेफर कर लीजिएगा। वन टाइम सेटलमेंट या वन टाइम सेटलमेंट की अगर पॉलिसी है आप तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसमें से जो अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बुलेट लाइन में आपको निकाल के दे दूंगा, जिसके लिए आपको बहुत ही आसान होगा। क्योंकि वहाँ पर नोशनल ड्यू और एक कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यू ये सारी चीज़ें पूछते हैं, सेक्रीफाइस पूछते हैं, सेक्रीफाइस इन परसेंटेज, सेक्रीफाइस इन अमाउंट और डेलीगेटेड सेक्रीफाइस पावर। तो ये 4 चीज़ें अगर आप वन टाइम सेटलमेंट में पढ़ लेते हैं तो बेहतर होता है। दूसरा, वन टाइम सेटलमेंट के समय जो ऑफर अमाउंट जो है, ऑफर अमाउंट का कितना डाउन पेमेंट करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम कर लेंगे। तो जिन जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, तो उनका पॉलिसी मुझे भेज दीजिएगा, हम लोग एक सेशन कर लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22, व्हाट इज द रिव्यू टाइम फॉर तत्काल किसान क्रेडिट लोन। तत्काल जो किसान क्रेडिट लोन होता है उसका रिव्यू टाइम पूछा गया है। देखिए ऑलरेडी हम लोग किसान को जो है क्रेडिट कार्ड दिए रहते हैं, और एक तत्काल जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो उनके एडिशनल नीड्स या पर्सनल नीड्स या जरूरी पड़ गया, तो कोई आपके खेती किसानी में एकदम तत्काल जरूरत पड़ गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी सैंक्शनड KCC है उसका 10% जो है तत्काल जो है लोन दे देते हैं तत्काल। तो उसका रिव्यू टाइम जो है वो पूछा गया है। तो जो तत्काल KCC लोन है उसका रिव्यू टाइम होता है वो 6 मंथली रिव्यू होता है। लेकिन ये टेट की बात करें तो तत्काल का मतलब क्या हुआ कि 3 डेज के अंदर इसको देना है, 3 डेज के अंदर उसको देना है, लेकिन उसका रिव्यू टाइम होगा 6 मंथली। तो यहाँ पर जो सवाल हमारे साथी ने भेजा वो रिव्यू टाइम का पूछा है। तो रिव्यू टाइम मतलब उसको रिव्यू किया जाएगा 6 मंथ में, क्योंकि एक क्रॉप जो है उनका हो जाता है। और अगर उसको देने की बात होती है तो 3 डेज में उनको देना होता है। तो द रिव्यू टाइम अगर पूछा गया तो 6 मंथली, और अगर पेमेंट करने का है तत्काल तो 3 डेज में। और ये कैसे होता है, ऑलरेडी जो KCC अवेल्ड किया हुआ है उसको अगर फसल के समय कोई तत्काल जरूरत पड़ी तो उसके लिए हम लोग ये तत्काल किसान क्रेडिट कार्ड लोन देते हैं। और ये परसेंटेज होता है, और परसेंटेज में क्या होता है, कई कई बैंकों में 20% तक मैक्सिमम देते हैं, कई बैंकों में सैंक्शन लिमिट का 10% देते हैं, कई बैंकों में क्वांटम में भी मैक्सिमम रखा है 50,000। तो आप अपने बैंक के तत्काल जो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है वो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हमारे एक साथी लिख रहे हैं 1 ईयर है शायद पॉलिसी में, तो आप जो है अपने बैंक की पॉलिसी में देख लीजिएगा रिव्यू टाइम कितना है, क्योंकि क्रॉप के हिसाब से रिव्यू होता है। अगर आपके पॉलिसी में 1 ईयर लिखा है तो 1 ईयर होगा, और पॉलिसी में अगर 6 मंथली है तो एक छोटा सा सर्कुलर है KCC का, आप उनको रीड कर लीजिएगा और उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने अपने बैंक का। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो क्वेश्चन पर, जो यहाँ पर बड़ौदा यूपी बैंक में आया था। द सेक्शन 20 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोहिबिट्स बैंक्स
जो 1949 बैंकिंग रेगुलेटर एक्ट है, उसका जो सेक्शन 20 है, वो बैंकों को किससे रोकता है, किससे प्रतिबंधित करता है कि बैंक क्या नहीं कर सकते, ये है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो 20 सेक्शन है, वो बैंकों को प्रोहिबिट करता है फॉर ग्रांटिंग एनी लोन एंड एडवांसेस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर। जो भी बैंक के डायरेक्टर हैं, बैंक के डायरेक्टर्स हैं, उनको किसी भी प्रकार का लोन और एडवांसेस देने से रोकता है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अंडर सेक्शन 20। तो इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 20 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, जिसके तहत जो भी बैंक हैं वो उनको प्रतिबंधित किया गया है, उनको प्रोहिबिट्स किया गया है, रोकता है, किस लिए कि वो अपने डायरेक्टर को किसी प्रकार का लोन और एडवांसेस नहीं दे सकते। तो द सेक्शन 20 prohibits bank from the granting any loan or advances to its any director। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 24। अब सवाल नंबर 24 में ये पूछा गया है, टीडीएस से जुड़ा हुआ है। What is the TDS percentage for payment to professional if fees paid in a financial year is more than 30,000? अगर किसी प्रोफेशनल को, प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, आर्किटेक्ट होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, है ना, वेलवर्स होते हैं, ये सारे जो हैं ये प्रोफेशनल्स हैं। तो ये प्रोफेशनल्स को अगर इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हैं और इनको एक फाइनेंशियल ईयर में 30,000 से ज़्यादा का अगर पेमेंट फीस किया जाता है तो एक टीडीएस लगता है। और टीडीएस का रेट पूछा गया है, किस रेट पर टीडीएस लगेगा। तो प्रोफेशनल के केस में जो टीडीएस परसेंटेज लगेगा वो है 10%। कितना लगेगा? वो लगेगा 10% लगेगा टीडीएस में। और टीडीएस का एक डिटेल जो वीडियो है हमने आपके लॉगिन सेक्शन में अपलोड किया हुआ है, जो 2 महीना पहले मैंने बनाया था टीडीएस का। तो वो अच्छे से आप पूरा, और कैसे कैसे टीडीएस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और टीडीएस कैसे कैसे में लगता है, कैश विड्रॉल में कितना लगता है। जैसे टीडीएस में अभी एक ज़्यादातर सवाल पूछा जा रहा है कि कितने रुपए के कैश विड्रॉल पर टीडीएस लगेगा, और उसके लिए भी मैंने उस वीडियो में एकदम से क्लियर तरीके से मैंने बताया है, उसको देख लीजिएगा कि 20 लाख तक अगर कैश विड्रॉल करता है तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। 20 लाख से ऊपर है तो पैन कार्ड है तो कितना लगेगा, पैन कार्ड नहीं है तो कितना लगेगा, ये टोटल डिस्क्रिप्शन हमने बताया है। तो यहाँ पर पूछा गया है टीडीएस अगर प्रोफेशनल को फीस पेड होता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो मोर देन 30,000 है, तो इट विल बी द टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट है, एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट है और उसका मैच्योरिटी पेमेंट अगर कैश में करना चाहें तो कितने अमाउंट तक कर सकते हैं। इसका जवाब तो हमारा सुमित भाई दे देगा, है ना। यस, वाह, सुमित मेहता ने जवाब लिखा। तो ये रमेश जी ने भी अच्छा लिखा, है ना। तो किसी भी फिक्स डिपॉजिट रिसीट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के कैश में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो होगा मैक्सिमम 19,999 तक। तो आपको 19,000। एक साथी विजय रजक जी बोलते हैं नया ज्वाइन किया हूँ, प्लीज पुराना वीडियो सेंड कीजिएगा। अच्छा, पुराना वीडियो कहाँ से सेंड करें? ऑलरेडी आपको तो सेंड कर दिए आप विजय जी, है ना। विजय रजक जी आपको सारे वीडियो सेंड कर दिए भैया, है ना, आपके घर पे ही होंगे, आप देखिए जरा। तो मैच्योरिटी पेमेंट ऑफ एफडीआर कैन बी पेड इन कैश विल बी मैक्सिमम 19,999। और कई बार आपको घुमा देता है, लेस देन 20,000 कर देता है तो भी सही है। मैक्सिमम 19,999 तो भी सही है। और दिया होगा ए एंड बी बोथ तो वो भी सही है, क्योंकि अगर यहाँ पर दे देगा एक ऑप्शन लेस देन 20,000 वो भी सही है, मैक्सिमम 19,999 वो भी सही है, और सी में ए एंड बी बोथ दोनों सही तो दोनों सही टिक लगा लीजिएगा, है ना। तो थोड़ा सवाल को पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर और बहुत ही पॉपुलर सवाल। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मेंटेनिंग ज्वाइंट अकाउंट विथ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक with either and survivor mandate and C is the nominee. If A is died then after maturity the payment will be made to whom? क्या बोला गया है कि A और B जो है एक जॉइंट अकाउंट मेंटेन करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में,
और उनका मैंडेट है ऑपरेशन का आइदर सर्वाइवर। आइदर सर्वाइवर का मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, आइदर विल ऑपरेट एंड सर्वाइवर विल ऑपरेट, कोई भी ऑपरेट कर सकता है। और इसमें सी नॉमिनी है, तो सी नॉमिनी है और ए की मृत्यु हो जाती है तो मैच्योरिटी के बाद पेमेंट किसको दिया जाएगा, तो सीधा सीधा है मैच्योरिटी के बाद पेमेंट जो है सर्वाइवर को कर दिया जाएगा, जो जीवित बचा हुआ है उसको कर दिया जाएगा और खाते को क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए नॉमिनी है, तो नॉमिनी का रोल तभी आता है जब दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पेमेंट दे देते हैं और क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आइदर सर्वाइवर में एक की मृत्यु हो जाती है और मैच्योरिटी के बाद पेमेंट लेते हैं तो फिर यहाँ पर जो सर्वाइवर है, जो जिंदा बचा है, उसको पैसा देते हैं। लेकिन मैच्योरिटी से पहले अगर पैसा लेना चाहता है तो जिंदा बचा साथी जो सर्वाइवर है और प्लस जो डिसीज पर्सन है उसके लीगल हेयर को मिला के जो है उनको पैसा दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अच्छा ये तो हो गया, पेमेंट विल बी मेड टू सर्वाइवर दैट इज मिस्टर बी। तो पेमेंट विल बी मेड टू सर्वाइवर एंड अकाउंट विल बी क्लोज्ड। चलिए अब बात करते हैं ये सवाल। अभी डोर स्टेप बैंकिंग के लिए जो है हर एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा जा रहा है, what is the maximum amount of cash withdrawal and cash deposit is restricted to rupees how much per transaction per day in a doorstep banking services। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस है उनमें डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटी जो है एक्सटेंड की गई है और एक क्रांति आ रही है अभी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के लिए, है ना। एक दिन आने वाला समय ऐसा होगा कि हम लोग को बढ़िया एकदम इलेक्ट्रिक व्हीकल दे दिया जाएगा, है सुमित जी और राजू जी, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल दे दिया जाएगा और कोई भी बैंक में नहीं आएगा, कोई भी कस्टमर, सब एकदम फोन और डिजिटल टैब के माध्यम से ऑर्डर करेंगे, 20,000 रुपये मेरे घर में लेके आना। तो शुभम भैया पहले जोमेटो टाइप का, ऐसे जोमेटो में जैसे लेके आया था ना पिज्जा 30 मिनट में, है ना, तो वैसे ही जोमेटो टाइप का बाइक पहुंच के सर ये आ गए सर कैश लेके 20,000 रुपये, ये लीजिए सर 20,000 रुपये। तो ये कौन सा है, ये होगा डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। ठीक है, जिस तरह आप ना अभी फोन करते हो ना, यदि अपना शुभम इसके बाद फोन करेगा, है ना, यदि चिकन बिरयानी ऑर्डर कर लो जोमेटो वाला तुरंत लेके आएगा, ठीक उसी तरह इसके बाद घर से सभी लोग फोन करेंगे कि हाँ भैया छत्तीसगढ़िया जल्दी ला दो 20,000 रुपया, तुरंत 20,000 लेके ऐसे व्हीकल में हेलमेट वेलमेट लगा के, हमारा सुमित भैया सबसे पहले, थोड़ा फिट दिख रहा है ना वो, सबसे पहले पहुंच जाएगा, आराम से चलाना गाड़ी, क्योंकि अपने को बहुत सारे जो ग्राहक हैं सबको सर्विस देना है। ठीक है, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ₹20,000 पर डे पर ट्रांजेक्शन इन डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस अंडर पब्लिक सेक्टर अलायंसेस। तो एक डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस एक्सटेंड की गई है और इसमें कुछ सर्विस चार्ज लिया जाता है, ₹100 प्लस GST ली जाती है, और कहीं कहीं जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विस दी जाती है। तो ये आप अपनी पॉलिसी में डिटेल देख लीजिएगा। वैसे भी मैंने BCBF गाइडलाइंस भी आपके लॉगिन सेक्शन में वीडियो अपलोड कर दिया है। सर मेरे घर में शादी है, एक 10 की करेंसी ले आना। यस, ये सही बोला यार, किसने 10 की करेंसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे लेके आएंगे और वो बोलेंगे कि सर मैं टिप भी दूंगा, एक्स्ट्रा टिप दूंगा सर 2-3 रुपया, आप 10 की गड्डी ले आना। तो बोले सर आप टिप मत दीजिए लेकिन हमको रेटिंग अच्छा कर दीजिए। इस गाइडलाइन का अनुसार अगर रेटिंग अच्छा करेंगे ना तो हमको क्या है, कैपिटल मिल जाएगा, अच्छी रेटिंग मिलेगी तो ग्राहक क्या जिससे रेटिंग देख के डिपॉजिट करते हैं ना, बैंकिंग करते हैं, ठीक उसी तरह आप भी जब किसी होटल में रुकने जाते हो, है ना, तो फिर रेटिंग देखते हैं ना, कितनी रेटिंग है, कैसे रिव्यू है, फिर आप बुकिंग करते हो। ठीक उसी तरह आगे आने वाले दिन में आएगा, अभी आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। ग्रेस पीरियड ऑफ 3 days इज टू बी गिवन फॉर पेमेंट इन विच टाइप ऑफ बिल्स। तो एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है जो बिल्स होते हैं, तो जैसे डिमांड बिल होता है, टर्म बिल होता है, यूजांस बिल्स होते हैं, ये सब जो होते हैं इनमें ड्यू डेट पे पेमेंट करना होता है। तो डिमांड बिल जब भी डिमांड किया तब पेमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर ग्रेस पीरियड दिया जाता है उसको बोलते हैं यूजांस बिल। में यूजांस डे लिखा है यहाँ पर, इसको सुधार लीजिएगा, यूजांस बिल है। तो यूजांस बिल में, जिसको टर्म बिल कहते हैं, अगर कोई ग्राहक जो है कोई सौदा किया हुआ है और उनको एक यूजांस बिल दिया है कि 1 महीने के बाद इसका पेमेंट लेना है, तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है तो एक आफ्टर साइट होता है, आफ्टर डेट,
तो आफ्टर डेट अगर बिल कटा है तो जिस तारीख को बिल कटा है उस तारीख से 1 महीना, और 1 महीना जब आता है तो उसके बाद 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है। अगर 3 दिन के बाद जब ड्यू होता है उस तारीख को कोई हॉलीडे है तो उसके पहले ड्यू हो जाता है। और अगर आफ्टर साइट है तो आफ्टर साइट में जिस दिन एक्सेप्ट करता है, सपोज एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करने से वो जो ड्यू है 1 महीने का है, फिर उसके बाद 3 डेज। तो एक अभी जब इस सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका एक वीडियो में आपको दे दूंगा, तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं डेज का, तो वो CIB GIB के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी प्रमोशन एग्जाम में तो वैसे डेज निकालने के लिए नहीं होता है, यही सवाल पूछा जाता है कि कौन सा बिल है जहाँ पर आपको ग्रेस पीरियड दिए जाते हैं 3 डेज का, तो वो बिल होगा यूजांस बिल। यहाँ पर डेज लिखा है उसको सुधार लेंगे, वो डेज नहीं है, वो यूजांस बिल है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। ये भी मैक्सिमम टाइम यही सवाल पूछता है कि एक 100% प्रोविजन होता है सिक्योर्ड पोर्शन में, सिक्योर्ड पोर्शन में 100% प्रोविजन होता है, और एसेट अगर डाउटफुल में है तो कितने साल डाउटफुल में रहेगा तो 100% प्रोविजन होगा। ये सवाल पूछा गया है। यस, D3 के लिए ही पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है सवाल, 100% प्रोविजन इज टू बी मेड इन डाउटफुल एसेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन सिक्योर्ड पोर्शन। तो एक फ्लो चार्ट होता है NPA का, कि NPA का सफरनामा होता है कि एक बढ़िया अच्छा लोन अकाउंट है, अगर रेगुलर है, समय पर पे कर रहा है तो रेगुलर होता है। आज 1 तारीख को किस्त ड्यू है, 1 तारीख को अगर पटा दिया तो वो क्या होगा, रेगुलर अकाउंट। फिर अगर वो 1 तारीख को नहीं पटा पाए तो इरेगुलर अकाउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो SMA 0 होगा, SMA 1 होगा, SMA 2 होगा। फिर उसके बाद NPA हो जाएगा, तो NPA होने पर क्या, सब स्टैंडर्ड होगा। फिर सब स्टैंडर्ड के बाद फिर क्या हो जाता है, वो डाउटफुल आता है, डाउटफुल 1 में जाता है, डाउटफुल 2 में जाता है, डाउटफुल 3 में। तो डाउटफुल में जब आ जाता है तो 2 हिस्से किए जाते हैं, एक सिक्योर्ड पोर्शन, एक अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो सिक्योर्ड पोर्शन का जो प्रोविजन है वो डाउटफुल 1 कैटेगरी में वो 25% किया जाता है, डाउटफुल 2 कैटेगरी में जो है वो 40% किया जाता है, और डाउटफुल 3 कैटेगरी में जो है 100% किया जाता है। और ये तीनों कैटेगरी में जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसमें 100% प्रोविजन होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है डाउटफुल 3 कैटेगरी में, तो डाउटफुल 3 कैटेगरी में मोर देन 3 ईयर्स आएगा। जितने भी साथी जो हैं 3 ईयर्स लिख रहे हैं वो 3 ईयर्स गलत हो जाएगा। यहाँ पर पवन कुमार जी ने अच्छा लिखा है, मोर देन 3 ईयर्स ही सही होगा। तो मोर देन 3 ईयर्स में ही टिक लगाइएगा तो सही होगा, 3 ईयर्स में करेंगे तो सही नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए, विच इज नॉट मटेरियल अल्ट्रेशन इन केस ऑफ चेक पेमेंट। तो जब भी कोई चेक पेमेंट के लिए आता है तो वहां पर एक शब्द आता है मटेरियल अल्ट्रेशन। और मटेरियल अल्ट्रेशन जो होता है वो कौन कौन से मटेरियल अल्ट्रेशन होते हैं, और यहाँ पर कौन सा मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, ये पूछा गया है। क्या लिखे हैं ऑप्शन में, मोर देन 3 ईयर नहीं था, तो ये तो फिर गलत हो गया, फिर आपको कोई ग्रेस नंबर मिलेगा उसका। तो यहाँ पर लिखा गया है विच इज नॉट मटेरियल अल्ट्रेशन इन चेक पेमेंट। तो मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें मटेरियल अल्ट्रेशन है उसको पहले हम समझते हैं, कौन कौन सी चीजें मटेरियल अल्ट्रेशन है। तो मटेरियल अल्ट्रेशन के जो टाइप्स हैं वो देख लीजिए आप। अगर किसी डेट में अल्ट्रेशन किया गया तो उसको बोलते हैं मटेरियल अल्ट्रेशन। अगर नाम में चेंज कर दिया गया, अल्ट्रेशन ऑफ डेट, अगर डेट को बदल दिया गया तो मटेरियल अल्ट्रेशन कहलाएगा। अगर नाम शशांक शेखर है उनका नाम और उनमें चेंज कर दिया गया, सुरेश शेखर कर दिया गया, तो भी अल्ट्रेशन कहलाएगा। अल्ट्रेशन ऑफ डेट, अगर डेट में चेंज कर दिया गया तो अल्ट्रेशन हो जाएगा। अगर अल्ट्रेशन ऑफ अमाउंट है, अमाउंट में चेंज कर दिया गया तो अल्ट्रेशन है। और अगर उसमें जो ऑर्डर्ड चेक है, ऑर्डर्ड चेक को बियरर कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो अल्ट्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया, कौन सा अल्ट्रेशन नहीं है। तो कौन सा अल्ट्रेशन नहीं है, अगर चेक बियरर है तो बियरर टू ऑर्डर अगर कर दिया गया तो वो अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। अगर कोई चेक सामान्य चेक लेके आया जो बियरर है, मतलब जो धारक को पे करना होता है, अगर वो चेक आपके पास लाया गया और आप उसमें उसको क्रॉस कर दिए, ऑर्डर कर दिए, तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। तो
यहाँ पर सवाल पूछा गया कौन सा मटेरियल अल्टरेशन नहीं है, तो बियरर चेक को ऑर्डर चेक करना मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। अगर चेक में नाम खाली है, नाम वहाँ पर लिख देना राजकुमार ओझा जी, तो वो मटेरियल अल्टरेशन नहीं है, वो तो बढ़िया मजा है, खाते में आ जाएगा, तो मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। डेट नहीं भरा हुआ है, डेट भर देना, मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। तो मटेरियल अल्टरेशन में बियरर चेक को ऑर्डर कर देना मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। क्रॉसिंग इन ए ब्लैंक चेक, ये मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। ठीक बात है प्रशांतो जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं, अगला है व्हाट इज द टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज इन प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि माइक्रो इंटरप्राइजेज में बहुत सारे जो समुदाय हैं, भारत के नागरिक हैं, वो शामिल होते हैं। तो इसीलिए इनको एक लक्ष्य दिया गया है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो आरआरबीज हैं, जो एनबीएफसीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनके लिए अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट दिए गए हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर के तहत है, माइक्रो इंटरप्राइजेस जो हैं, और माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन सा यूनिट होता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ तक हो और जहां पर टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक हो। तो देखिए, आप अगर हमारे परिदृश्य को देखेंगे, हमारे जो ज्योग्राफिकल कंडीशन को, भारत जो है ज़्यादातर जो जनसंख्या ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो वहां पर अगर 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इंडस्ट्री में, माइक्रो यूनिट्स में, और 5 करोड़ तक के टर्नओवर हैं, तो माइक्रो कहलाएंगे। तो ऐसे लोन्स के लिए जो टारगेट दिए गए हैं, मिनिमम उनको करना ही करना है, वो है 7.50% ऑफ ANBC और COB whichever is higher। तो 7.5% ऑफ ANBC और COB whichever is higher। तो 7.5% अचीव करना है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए ये लक्ष्य है, अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं पूरा कर पाए तो फिर शॉर्टफॉल RIDF में रखने होते हैं। तो आपको याद रखना है, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो लक्ष्य है 7.5% ऑफ ANBC और COB whichever is higher। चलिए अब बात करते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर सवाल जो ड्राइंग पावर कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है। एक फर्म का सैंक्शन लिमिट 5 लाख है। देयर इज ए सैंक्शन लिमिट ऑफ ए फर्म इज ₹5 lakhs, stock is ₹8 lakhs and margin is 25%, then calculate the drawing power। अब यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं। क्या चीजें दी गई हैं? पहला कि एक फर्म है, उसका सैंक्शन लिमिट, उसको लोन जो है सैंक्शन किया गया है, लिमिट सीसी लिमिट 5 लाख, तो 5 लाख सैंक्शन किया गया है। अब उसको जो है 25% का मार्जिन पे सैंक्शन किया गया है और उसका स्टॉक है 8 लाख। मतलब जितना भी स्टॉक रखेगा वो स्टॉक का उतना परसेंट आपको मार्जिन रखना है। तो स्टॉक यहाँ पर कितना है? 8 लाख। तो 8 लाख का 25% मार्जिन क्या होगा? 8 लाख का 25% 2 लाख हो गया, तो 2 लाख हो गया मार्जिन। अब स्टॉक है आपका 8 लाख, तो 8 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो गया? 6 लाख। तो 6 लाख इसका जो है यहाँ पर ड्राइंग पावर होना चाहिए। लेकिन 6 लाख रुपए कैसे निकाल सकता है? क्योंकि उस फर्म को तो 5 लाख ही सैंक्शन लिमिट दिया गया है, तो पैसा निकाल कितना सकता है? 5 ही लाख। तो भले ही यहाँ पर ड्राइंग पावर 6 लाख आ रहा है, लेकिन चूंकि सैंक्शन ही 5 लाख दिया गया, तो सैंक्शन लिमिट से ज्यादा तो ड्राइंग पावर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका ड्राइंग पावर 5 लाख। ड्राइंग पावर का मतलब क्या है? आहरण शक्ति। एक फर्म जिसको लोन दिए हैं वो कितना रुपए मैक्सिमम निकाल सकता है? अब कितना रुपए निकाल सकता है? उसकी लिमिट से ज्यादा तो नहीं निकाल सकता ना, उसकी लिमिट से ज्यादा नहीं निकाल सकता, तो उसकी लिमिट है 5 लाख। या दूसरा, मार्जिन मेंटेन करते हुए ड्राइंग पावर निकाला जाता है। तो 8 लाख उसका स्टॉक है, तो 25% मार्जिन मतलब 2 लाख मार्जिन, तो 6 लाख नोशनल ड्राइंग पावर आया। नोशनल ड्राइंग पावर 6 लाख, लेकिन चूंकि ड्राइंग पावर कैन नॉट बी ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट, तो ड्राइंग पावर जो है सैंक्शन लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, इसलिए इसका उत्तर 5 लाख होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रीमियम फॉर रवि क्रॉप अंडर क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भी उधार ग्रहीता हैं उनको जो है खरीफ, रवि और एनुअल क्रॉप के हिसाब से उनमें कवरेज मिलता है, और वो कवरेज जो है क्रॉप के लॉस में उनको भरपाई की जाती है, और यहाँ पर उनके लिए प्रीमियम पे करना होता है, और प्रीमियम जो है बोरोवर पे करता है
और यहाँ पूछा गया प्रीमियम कितना होगा रवि के लिए। तो बहुत बढ़िया, आनंद वर्मा जी, सुमित मेहता जी ये सब लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया सवाल किसके लिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया रवि क्रॉप के लिए। और रवि क्रॉप के लिए जो आपका प्रीमियम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वो है 1.50% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो 1.5% ऑफ सम एश्योर्ड रवि क्रॉप के लिए है, खरीफ के लिए 2% है और एनुअल क्रॉप के लिए 5% है। अब बात करते हैं आपका एक अगले सवाल पर, सवाल नंबर 34। एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन, people with annual income of rupees how much in rural area can avail of such loan under differential rate of scheme, that is DRI scheme। तो जो DRI स्कीम है, DRI के तहत जो आपके ऐसे लोन दिए जाते हैं जिनमें 4% पर लोन दिया जाता है, 4% पर लोन दिया जाता है। और ये 4% के इंटरेस्ट रेट पे एक स्पेशल स्कीम है जिसको डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और ये बैंकों में एक ऐसी योजना है जिसका इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड नहीं करती, उसके अलावा बाकी सभी लोन जो है उसका इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करती है। बट DRI का जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक डिसाइड नहीं करती, उसको गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो ये जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको मदद करने के लिए रूरल और अदर एरिया में दिए जाते हैं, अर्बन एरिया में। तो यहाँ पर रूरल एरिया के लिए इनकम, ये स्कीम में किसको लोन दिया जाएगा, जिसके आय सालाना कितनी होनी चाहिए रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 18,000। तो 18,000 होनी चाहिए रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में जो है वो होनी चाहिए कितनी, वो 24,000। तो ऐसे जो वीकर सेक्शन के हितग्राही हैं वो उनको जो है लोन मिलता है। और लोन कितना मिलता है, 15,000 मिलता है और 20,000 मिलता है ST SC के लिए, हाउसिंग के लिए। तो यहाँ पर इनकम पूछा गया है, तो इनकम जो है रूरल एरिया में 18,000 होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा गया, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है। और आप लोग देखेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा देते हैं तो वर्किंग कैपिटल होता है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जो 1 साल के अंदर कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाता हो। और करंट लायबिलिटी ऐसा एसेट जो 1 साल के अंदर हमको चुकाना हो, बाहर से लिया गया पैसा 1 साल के अंदर चुकाना हो। तो अगर आने वाला पैसा 1 साल के अंदर जाने वाले पैसे से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। हमेशा करंट एसेट ज़्यादा होना चाहिए करंट लायबिलिटी से, वो तो वर्किंग कैपिटल है क्योंकि आपकी जो कार्यशील पूंजी होगी उसी से चलेगी। लेकिन अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इफ करंट लायबिलिटी एक्सीड करंट एसेट देन इट विल कॉल नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। जब करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो ये थे कुछ सवाल। और ये हम लोग बड़ौदा यूपी बैंक का जो 16 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ था उस पर चर्चा कर रहे थे। और आने वाले दिनों में और भी ऐसे सेशंस करेंगे और सारे सवाल जो हम लोग चर्चा करेंगे, बातों ही बातों में सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रिकॉल क्वेश्चन एक ऐसा टूल है जहां से हूबहू आपको पूरे सवाल आ जाते हैं। आपने देखा होगा लगभग दूसरे बैंकों के जब भी हम सवाल पे चर्चा करते हैं तो वही सवाल, जैसे ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का है, वो जॉइंट अकाउंट वाला सवाल है, फिर वो ड्राइंग पावर वाला सवाल है। अगर आप सिर्फ सवाल ही कर लेते हैं ना तो आपका टॉपिक तैयार हो जाता है, क्योंकि वही सवाल आपके छत्तीसगढ़ में आने वाला है ना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में आने वाला है, वही सवाल आपके सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में आने वाला है। तो इसीलिए रिकॉल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लॉगिन सेक्शन में जितने रिकॉल क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा। रिकॉल क्वेश्चन को पढ़ने से, याद करने से आपका फ़ायदा ये हो गया कि पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्जाम के दिन रहेंगे तो वही सवाल आ जाएगा, हूबहू शब्दशः आ जाएगा। आप पढ़े भी नहीं होंगे और आप आंसर पर टिक लगा देंगे क्योंकि आपने इतनी अच्छे से तैयारी की है। तो आप सभी साथियों का हौसला अफजाई करता हूँ। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है।
आपके दिमाग में अगर जीत चल रही तो जीत मिलेगा, आपके दिमाग में अगर हार चल रही होगी तो हार मिलेगा, और डाउट चल रहा है तो डाउट मिलेगा। तो मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। और देखो हमारे क्या शुभम जी एकदम दुबक गए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा शीत होगी, है ना, ठंडा है ना, हाँ अंबिकापुर में है ना। तो आपको अपने सोच को जीत पर निर्भर करना है, आपकी सोच को जीत को सोचना है, और आप जो जो चीज़ें मैं बताते जाता हूँ उनको अगर लिखते जाएंगे तो आपको देखिएगा, कई साथी जो एग्ज़ाम दिए उनको लगा सर एग्ज़ाम दिए पता नहीं चला हम लोग का प्रमोशन भी हो गया। अभी इंटरव्यू में बहुत सारे साथी जा रहे हैं, तो इंटरव्यू की इतनी अच्छी तैयारी हो गई है कि सबका हौसला अफजाई है, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं और बोल रहे हैं सर वाह बहुत आनंद आ रहा है इंटरव्यू का बातचीत करने में। क्योंकि जब हम तैयारी करते रहते हैं तो हम हमारे दिमाग में एक बहुत सारा प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, जबकि वहाँ जाते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है, साधारण साधारण से सवाल पूछ के आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कुछ अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो स्वागत है। और फिर उसके बाद हम लोग कल दूसरे सेशन पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग जो है किसी बैंक के इंटरनल सेशंस की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग और भी चीज़ों को स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद एक दिन बाद हम लोग जो है जो एक सेशन करेंगे जिसमें 20 चेंजेस लेके आ रहा हूँ जो अभी अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो अब सेशन ओपन करते हैं आपके लिए, आप माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, और कोई बात कहनी हो तो कह सकते हैं, है ना। तो जी कोई साथी एक भी गलत नहीं था आज के सेशन में, बहुत बढ़िया रोशन जी, है ना, अच्छा है। सुमित जी हाथ ऊपर कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कहीं चले गए, लाइट गोल हो गया उधर, है ना। हेलो हाँ जी। सर, ये जो तत्काल केसीसी है ये उस बैंक का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है क्या? कि हमारे बैंक में नहीं है मेरे ख्याल से ये। नहीं है तो बढ़िया है, ये सवाल आएगा ही नहीं, है ना। जी दो दो स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट है, दो स्कीम, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड का ये तत्काल वाला जो जी ज्यादा पूछ रहा है, और एक है गोल्ड लोन। अगर आपके बैंक में गोल्ड लोन की योजना है ऋण का तो उसको रट डालिए। वो सवाल जी पूछता है कि मैक्सिमम गोल्ड लोन कितना है, तो कई बैंकों में 20 लाख है, कई में 10 लाख है। फिर दूसरा पूछता है गोल्ड लोन में मार्जिन कितना है। तो एज सर आरबीआई तो 90% किया है, लेकिन आपके बैंक के स्कीम्स में देखिएगा 70% है, 75% है। 75% है सर हमारे यहाँ पे। 75% तक मैक्सिमम जो है लोन दे सकते हैं, जी तो मार्जिन हो जाएगा 25%, है ना। 25%, यस सर। और आरबीआई ने बोला है कि मैक्सिमम जो है आप 90% तक लोन दे सकते हैं, तो 10% मार्जिन हुआ। लेकिन चूंकि यहाँ स्पेसिफिक सवाल पूछा जाएगा आपके बैंक का, तो आप उसको इस गोल्ड लोन के मार्जिन को याद कर लीजिएगा। क्वांटम जी और फिर सैंक्शनिंग अथॉरिटी, अगर मैक्सिमम स्केल 4 का पूछता है, स्केल 4 के सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या होता है। एक मुकेश कुमार जी पूछते हैं मोबाइल बैंकिंग से बैंक को क्या क्या फायदा है। अरे बहुत कुछ फायदा है। मोबाइल बैंकिंग से जब भी कस्टमर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है। अगर कोई ग्राहक आपके बैंक में आता है और विड्रॉल करता है हमारे रमेश कुमार सिंह जी के काउंटर में आके, है न, तो उसको 60 रुपये खर्चा आता है हमारे बैंक का। अगर वो मोबाइल बैंकिंग से करता है तो 9 रुपये खर्चा आता है। कितना आता है? 9 रुपये। और अगर वो यूपीआई वगैरह से करता है तो 1 रुपये खर्चा आता है। तो आप सोचिए कि मोबाइल बैंकिंग से कितना फ़ायदा होता है। दूसरी बात है मोबाइल बैंकिंग में आने पर कंप्लेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो ब्रांच में आया ही नहीं है, तो अपना रमेश भाई मुंह फुलाएगा नहीं, तो फिर वो झगड़ा करेगा नहीं, शिकायत आएगा नहीं, फिर बैंकिंग ओम्बुड्समैन में या कोई भी मनमुटाव नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ही मोबाइल से खेल रहा है। और अपने मोबाइल से कोई थोड़ी ना गुस्सा करेगा, क्योंकि सेल्फी देख रहा होता है और व्हाट्सअप करते रहता है और बैंकिंग कर लेता है। दूसरा, कोई भी गलत होगा, गलत काम करेगा, मतलब गलती हो गई तो उसकी पूरी लाइबिलिटी उसी की होगी। और अगर हमारे शुभम भाई के पास आया और अगर कोई गलती हो गई तो हमारा शुभम भाई 2 महीने से जो सैलरी है वो भर देगा, है ना, अपना कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उसकी गलती हुई है। तो ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि मोबाइल बैंकिंग में हम उनको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, जिसमें हमारी थर्ड पार्टी मार्केटिंग हो जाती है। मोबाइल बैंकिंग से वो एफडीआर भी ओपन कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग से फंड ट्रांसफर कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग से लोन अप्लाई कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग से चेकबुक मांग सकता है, दुनिया जहान की चीज वो बात कर सकता है, चैटिंग कर सकता है, सारा चीज मोबाइल बैंकिंग से कर सकता है। मतलब इतने सारे फायदे, आप बोलोगे तो अच्छा रहेगा।
और भी देखिएगा क्या क्या फैसिलिटीज है आपके बैंक के मोबाइल बैंकिंग में, तो देख लीजिएगा, जैसे एफडीआर है, टैक्स पेमेंट कर सकता है, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। हमारे सर किरण कुमार जी को सवाल पूछना चाहते हैं, स्वागत। सर सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये डेथ क्लेम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था। डेथ क्लेम में मिनिमम किस अमाउंट तक कुछ भी मतलब बिना ज्यादा पेपर्स लिए बिना सेटल कर सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तो वो थोड़ा कंफ्यूज भाई मतलब ज्यादा पेपर कितने क्या, नॉमिनेशन है तो इम्यूनिटी usually- बॉन्ड नहीं, हम्म, विदाउट नॉमिनी सर, ऐसा नहीं, मतलब वो हम्म। विदाउट नॉमिनी नहीं नहीं, जैसे वो हम इंडियन। सक्सेशन का होता है, बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का। हाँ, बिना नॉमिनी का सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन आजकल जी सक्सेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। अगर अच्छा आपको कहीं डाउट लगता है कि यहाँ पर लिटिगेशन है या डिस्प्यूट है या जी कॉन्फ्लिक्ट है कोई चीज, तब हम सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए बाध्य करेंगे, अदरवाइज जी सक्सेशन सर्टिफिकेट बाध्य नहीं करेंगे। जी लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें जी पावर है कि जी ब्रांच मैनेजर स्केल 1, जैसे ब्रांच मैनेजर स्केल 1 कितना कर सकता है, 1 लाख जी तक, 25,000 तक। रीजनल मैनेजर को कितना पावर है। तो आपकी जो डिसीज क्लेम पॉलिसी है जी उसमें जी आप देख लीजिएगा कि जी कितने कितने पावर किस किस मैनेजर को दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा पूछा गया कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी है क्या विदाउट नॉमिनेशन में, तो आप बोलिएगा अभी बाध्यता नहीं है, लेकिन जहां भी आपको लगता है कि यहाँ पर डिस्प्यूट है तो वहां पर सक्सेशन सर्टिफिकेट आप मांग सकते हैं, ऐसा है। जी बट ओ, जो आप कह रहे सर हैं एक क्वेश्चन मेरा था। पॉलिसी में, आप उसको हम्म, एक बार देखना पड़ेगा आपके कि जी कितने किसको जी कितना कितना पावर दिया गया है। हाँ जी, जी सवाल पूछिए। सर एक क्वेश्चन मेरा था हम्म। कि जैसे एक लिमिटेशन होता है या कह लें कि एक प्रिजर्वेशन रिकॉर्ड होता है, तो डिसीज का जो रिकॉर्ड होता है कितने सालों तक रखना होता है? डिसीज का 7 ईयर का है आपकी पॉलिसी में, एक बार देखिएगा जरा, 7 ईयर का है डिसीज के केस में, है ना। बट एज पर केवाईसी गाइडलाइन तो है क्लोजर के बाद 5 साल के अगर दिया होगा तो 5 साल ही हो अभी है ना। लेकिन अगर जी कोर्ट लिटिगेशन है या जहाँ पर क्राइम से रिपोर्ट किया गया है तो वहाँ पर 7 ईयर है। 7 अदरवाइज ईयर, अगर ओके। बैंक के अभी देखेंगे तो हम केवाईसी गाइडलाइन करते हैं तो जिस दिन से पेमेंट करते हैं उस दिन से 5 साल तक प्रिजर्व रखना होता है। तो उस सवाल को थोड़ा सा पढ़ के देखना पड़ेगा। और आपकी जो डिसीज क्लेम पॉलिसी है उस पर मैं एक सेशन लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से शनिवार से पहले। डिसीज क्लेम पे एक क्वेश्चन है तो उसमें डिटेल एफएक्यू में चर्चा करूंगा। तो कैसे कैसे कंडीशन होगा, कौन कौन से फॉर्म लेंगे, वो आपके दैनिक बैंकिंग गतिविधि में भी अच्छा काम आएगा। तो संडे को शायद हो सकता है या उससे एक दिन बाद हो सकता है। हमारे यहाँ सर 50,000 1 लाख ऐसे करके। हाँ, वो एक है ना या भाई, जैसे आप 25,000 तक, जैसे हमारे एक साथी ने अभी सवाल पूछा, तो 25,000 तक जो है बिना ज़्यादा कागज वगैरह लेके आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन 25,000 से ऊपर 50,000 आता है तो एक पावर दिया गया है, स्केल 1 को, स्केल 2 को, फिर रीजनल मैनेजर जाएगा, इस तरह का पावर दिया गया है। तो उस पॉलिसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो पॉलिसी मैं करूँगा वो कोई यूनिवर्सल पॉलिसी नहीं है, फिर आपके बैंक की भी जो डिसीज क्लेम पॉलिसी है उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपकी पॉलिसी तैयार होती है। ठीक है, चलिए, तो कैसी चल रही है शशांक जी, तैयारी चल रही है, पूरा हाँ डायरी सर, चल रही है तैयारी। चल रही है। ठीक। अभी आप लोगों को एक एक्स्ट्रा समय मिल गया है ना, तो उसलिए अच्छी जी तैयारी करिए। और मॉक टेस्ट लगातार करते रहिए, मॉक टेस्ट, है ना। और जी जी बहुत सारे चीजें जो मैं अभी नए साथी जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सल बैंकिंग के जो वीडियोस हैं आपके लॉगिन सेक्शन में हैं, ऑलरेडी हैं। जैसे टॉपिक वाइज आपके चीजें हैं, जैसे बैंकिंग के एग्जाम में आपको लगभग 24 टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन करना होता है। पहला टॉपिक होता है आपका सबसे प्राइम टॉपिक है जो एग्जाम के लिए होता है, वो केवाईसी। तो केवाईसी का वीडियो देख लीजिए, केवाईसी का मॉक टेस्ट कर लीजिए। दूसरा होता है प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रियॉरिटी सेक्टर के वीडियो देख लीजिए, प्रियॉरिटी सेक्टर के क्वेश्चन कर लीजिए। तीसरा होता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स में जो पॉपुलर स्कीम है पीएमईजीपी है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, और जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स स्पॉन्सर स्कीम है जहाँ पर सब्सिडी लिंक्ड होता है, और एनआरएलएम है, एनयूएलएम है, डीआरआई है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर हैं, इन तमाम चीज़ों से सवाल पूछते हैं। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है। ये
फिर एक आता है गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम। गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम्स में क्या है, आपके जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ना, सीनियर सिटीजन स्कीम्स है, टैक्स स्कीम है, पीपीएफ है, ये गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम है। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एनपीए, आईरेक्ट नॉर्म्स एंड रिकवरी टूल्स। तो एनपीए, आईरेक्ट नॉर्म्स एंड रिकवरी टूल, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। तो ये रिकवरी टूल्स में एनपीए कैसे होता है, एनपीए होने के बाद उनमें रिकवरी कैसे करना है, प्रोविजन कैसे करना है। तो आप देखिएगा प्रोविजन से जुड़ा हुआ ये सवाल जो 100% वाला है हमेशा आता है। फिर एनपीए में से जुड़े हुए कितना समय जो हो जाता है एनपीए में, वो जो उसका रूट कैसे होता है एनपीए का। फिर उसके बाद आता है टूल्स ऑफ रिकवरी, सरफेसी है, डीआरटी है, लोक अदालत है, ये सारी जो रिकवरी टूल्स पे, विलफुल डिफॉल्टर है, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर हैं। फिर आपके जो हैं रेड फ्लैग अकाउंट किसको बोलते हैं, ये टोटल रिकवरी के हैं। फिर एंड सेल ऑफ एनपीए है। तो एनपीए के रिकवरी के टूल। अगला जो इम्पोर्टेंट होता है आपका ये जो करंट बैंकिंग में जो चेंजेस आए हैं, करंट बैंकिंग में जो चेंजेस आए हैं उन पर देख लीजिएगा, जैसे वीडियोस हमने डाले हैं और कुछ पीडीएफ हमने सेव किया है। अगला महत्वपूर्ण होता है आपका बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, तो वो जरूर देखिएगा। फिर आता है आपका बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप के बाद बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटी। बैंकों की ड्यूटी क्या है, बैंकर्स का राइट क्या है। तो बैंकर्स की ड्यूटी और बैंकर्स के राइट्स पे सवाल आता है। जो अगला महत्वपूर्ण चीज है वो आपको है जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, जो नो फ्रिल अकाउंट्स होते हैं ना, नो फ्रिल अकाउंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है छोटा सी बात, लेकिन आप उसमें से सवाल जो है एक सवाल पूछ लेता है, मैक्सिमम डिपॉजिट कितना रख सकते हैं, है ना, कितना रख सकते हैं शुभम, है मैक्सिमम डिपॉजिट कितना रह सकता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में। हाँ जी शुभम राज। 50,000 सर। हाँ, किसी भी समय मैक्सिमम 50,000 रख सकते हैं। और फिर उसके बाद एक जो ज़्यादातर पॉपुलर एक ट्रेंड है वो है टारगेट। टारगेट के बारे में, तो टारगेट में जरा बताइए स्नेह प्रसाद जी, जो आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कितना टारगेट है। टारगेट सर 75% है सर। अरे दादा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कितना % का टारगेट है न्यू प्रियॉरिटी सेक्टर गाइडलाइन के तहत। सर 9%। 9% सॉरी सर। 2021-22 में 2021-22 में 9% है सर। वैसे नहीं, 10% अब एनबीसी होगा। 10%। सर ये तो 10%। 2023-24 के लिए टारगेट है ना, जो 10% का टारगेट है 2023-24 तक के लिए। हाँ ठीक बात है, लेकिन अभी ऐसा वैसे सवाल 21-22 के लिए तो 9% है और 22-23 के लिए 9.5%। टोटल 18% है टारगेट, और आउट ऑफ विच 10% इज फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म। स्मॉल माइनस 10%। हाँ, सवाल सीधा था कि व्हाट इज द टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो अगर सवाल ऐसा किया गया तो 10% ऑफ एएनबीसी और सीओबी व्हिचएवर इज हायर, खेल खत्म। ठीक, अगर उसमें ईयर का जिक्र किया तो ईयर वाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। 2021 में 8%, 2022 में 9.5%, 2023 में 9%, 9.5%, और ये 10% 2024 में। लेकिन चूंकि सवाल सीधा पूछा जा रहा है, ईयर वाइज सवाल अभी पूछा ही नहीं गया है, तो इसलिए 10% इन एएनबीसी और सीओबी व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, अगला जो टॉपिक टारगेट सेक्टर में सारा देख लीजिएगा, जितने भी सारे टारगेट हैं मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको उठाया है। एक सवाल पूछता है एग्रीकल्चर फॉर्म, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर जो एंसिलरी सर्विसेज हैं, तो उसमें ज्यादातर एक वेयर हाउस पे सवाल पूछता है। तो गौरव नंदी जी थोड़ा दुखी होकर बता दीजिए कि वेयर हाउस में मैक्सिमम फाइनेंस कितना होगा प्रायोरिटी सेक्टर के लैंडिंग के तहत, जहां निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट की उपलब्धि की पावती लेके कस्टमर आपके पास आता है। वेयर हाउस जो है ना, कितना मैक्सिमम लोन देंगे जो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा वेयर हाउस रिसीट में। 75% सर। है कितना? वैसे तो 75 लाख।
75 लैक्स है, ठीक है। पहले 50 लाख था। ये क्या है, एक किसान इतना मेहनत किया, सोचिए किसान बहुत मेहनत किया, फसल उगाया, और फसल उगा के अपने बढ़िया एकदम अच्छा पैदावार हुआ और घर लेके आया। अगर वो तत्काल जो है, तत्काल अगर बेचना चाहे तो उसको भाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे उसमें फसल है, तो उसको कम दाम में बेचना होगा। तो वो किसान क्या करता है, बैंक के पास आता है। किसके पास आता है, गौरव नंदी जी के पास आता है। बोलता है साहब, मैनेजर साहब दया कर दीजिए, मेरा फसल बढ़िया आया है, मैं इसको अच्छे कीमत में बेचना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा मुझे वेयर हाउस में रखना है, लेकिन चूंकि किसान है उसको पैसा तुरंत चाहिए। तो बोलता है सर मेरा धान रखा हुआ है वेयर हाउस में, ये देखिए, तो 1 करोड़ का धान है साहब, मेरे को 50 लाख दे दीजिए, जिसको मैं 12 महीने में लौटा दूंगा। उसको बोलते हैं वेयर हाउस में जो उसका माल रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, वेयर हाउस में जो माल रखा होगा उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, कौन बताएगा? इधर रेडमी 9 प्राइम क्या लिखा है, क्या नाम है जी इधर? प्लज इधर टेलीविजन रखा है ऊपर, हमारे साथी सोए हुए हैं आराम से, इनका क्या नाम? रेडमी लिखा है नाम, उनका नाम ही नहीं लिखा है। ए भैया राजा, हैंड भी रेस करके रखे। हाँ हाँ, हाथ उठाए भैया, आपका नाम क्या है बताओ जरा। हाँ हाँ, ऐसा बड़ी बढ़िया, रेडमी लिखा है। हाँ, खतरा एकदम, रेड रेड कलर का पीछे पेंट भी है मस्त। बताइए मैंने क्या सवाल पूछा, कि जो वेयर हाउस में उसका स्टॉक रखा है क्रॉप, जी उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? प्लेज लगता है सर, प्लेज। हाइपोथिकेशन सर, हाँ, हाइपोथिकेशन प्लेस दोनों। कौन है हाइपोथिकेशन आ गया यार? हैं, हाइपोथिकेशन में तो बेच देगा, फिर आंखों में देखते रहेगा क्या? वेयर हाउस में जो चीज रहता है वहां पर क्या होता है, प्लेज होता है। प्लेज, प्लेज का मतलब ये हुआ कि हमारे शशांक भाई जो है ना, जाएंगे और वहां पर ताला लगा देंगे, तो वो ताले की चाबी हमारे मैनेजर साहब के पास होगा। कहाँ गए गौरव नंदी जी? हाँ, गौरव नंदी जी के पास होगा। अब क्या है, वहां से माल जो है वो किसान नहीं निकाल सकता जब तक हमारे गौरव नंदी साहब नहीं जाएंगे, है ना। तो वो जाएंगे तब वो ताला खोलेंगे तब सामान निकलेगा। तो इसको बोलते हैं प्लेज, मतलब बैंक के कब्जे में रहेगा उसका सामान, और वेयर हाउस में रहेगा, तो वेयर हाउस में वो किसान नहीं निकाल पाएगा। तो किसान क्या करता है, हम उसको 50 लाख दे देते हैं, तो वहाँ वेयर हाउस में सेफ्टी रहता है। अब वो जहाँ कहीं वो मार्केटिंग करता है, और मार्केटिंग करने के बाद जहाँ ज़्यादा रेट मिल जाता है वहाँ जाके बेच देता है, फिर आपका पैसा चुकता कर देता है, जो उतना दिन का ब्याज है, मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें पूछते हैं वो है आपका एग्रो फूड एंड प्रोसेसिंग सेंटर, जो इंसिडेंटली सर्विसेज के लिए होता है, उसके लिए मैक्सिमम जो है कितना का एक्सपोजर है जो प्रियरिटी सेक्टर में आएगा, है ना। अश्विनी कुमार जी नमस्ते, अश्विनी कुमार जी से हम बात कर रहे हैं, आपका माइक्रोफोन ऑन कर लीजिएगा बड़े साहब, माइक, हाँ। तो मैं कह रहा था कि जो एंसिलरी सर्विसेज हैं, एंसिलरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग, मतलब हमारा एग्रीकल्चर का काम किया जो सीधा फॉर्म एग्रीकल्चर, उनको रखने की जगह आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग की बात आई, मान लीजिए दाल से तेल निकालना है ना, धान से राइस निकालना है, तो ये इसको बोलते हैं एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऐसे के लिए मैक्सिमम एक्सपोजर पर बारोवर कितना है जो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा? 2 करोड़ सर। हाँ, 100 करोड़ पर बारोवर, कितना? 100 करोड़ पर बारोवर, ये आपका प्रियरिटी सेक्टर होगा। तो ये हो गया। तो ये छोटा छोटा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रिकेप कर रहा हूँ आपको याद रखने के लिए। दूसरा जो है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्रॉप लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि दिन रात हम वही लोन करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। रवि क्रॉप क्या होता है, उसका पीरियड क्या होता है? रवि क्रॉप का पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च, खरीफ क्रॉप का पीरियड होता है अप्रैल टू सितंबर। अब इनमें क्या है, एक पॉपुलर सवाल पूछा जाता है, एक पॉपुलर सवाल पूछा जाता है कि स्केल ऑफ फाइनेंस इज डिसाइडेड बाय होम। तो जो क्रॉप हम देते हैं क्रॉप लोन, उसमें स्केल ऑफ फाइनेंस जो है वो कौन डिसाइड करता है? ये आईफोन वाले भैया बताएंगे जरा। आईफोन वाले भैया कौन है यार, चिढ़ाता है, आईफोन लगा के चिढ़ाते रहता है सबको। कौन है यार? गौरव नंदी, पता करना जरा इधर देखो, आईफोन आईफोन लिख देता है और फिर खुद ही गायब हो गए। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि कौन डिसाइड करता है, आप बता दो सुमित भाई। डीएलटीसी। हाँ, डीएलटीसी, है ना, डीएलटीसी डिसाइड करता है कि
स्केल ऑफ फाइनेंस जो है क्रॉप लोन में कौन डिसाइड करता है। तो ये जो है आपके लिए पॉपुलर सवाल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। एक सवाल ये पूछता है कि आपका जो मार्जिनल फार्मर कौन होता है, मार्जिनल फार्मर कौन होता है, राज ओझा जी बता दीजिए, मार्जिनल फार्मर किसे कहेंगे। अप टू 1 हेक्टेयर। हम्म 1 हेक्टेयर या उससे 1 हेक्टेयर से कम। ऐसे किसान जिनकी कृषि भूमि 1 हेक्टेयर तक हो उसे सीमांत किसान बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर। और ऐसे किसान जिनकी कृषि भूमि 2 हेक्टेयर तक हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको स्मॉल फार्मर कहते हैं। और स्मॉल एंड जो मार्जिनल फार्मर हैं उनके लिए एक टारगेट सेट किया गया है नया, 10% ऑफ द एएनबीसी और सीओबी व्हिच एवर इज हायर। चलिए अगला एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है एसएचजी या एनआरएलएम, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। तो रमेश कुमार सिंह बड़े भैया नेताजी बताएंगे जरा कि एसएचजी कैसा करो, ठीक चल रहा है आपका। आपको तो वोट मिलेगा एसएचजी से, एसएचजी बहुत सारा बांटना पड़ेगा तभी तो चुनाव में मिलेगा ना, अभी सरकार बनेगी आपकी। जी सर। तो एसएचजी में सैंक्शन कितना देते हैं, द इंस्टेंट जो सैंक्शन देते हैं एसएचजी में, क्रेडिट लिंकेज कम से कम कितना देना होता है सैंक्शन। 6 लाख सर। बहुत बढ़िया, 6 लाख का सैंक्शन देना है, लेकिन मिनिमम मिनिमम सैंक्शन 6 लाख का देना है, लेकिन उसको 3rd ग्रेडिंग में सर। हाँ डिसबर्समेंट जो है उसको डोजेज वाइज करना है, डोजेज वाइज करना है, ठीक 1 है। लाख फिर 2 लाख फिर 6 लाख। ठीक बात है। और एक चीज बता दीजिए साथ में नेताजी जी कि जी। उसमें क्रेडिट लिंकेज कितने महीने बाद होता है। मतलब अकाउंट ओपनिंग के सर। हाँ हाँ आपके मन में जो है बताइए, आप नेताजी हैं कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा सवाल है क्रेडिट लिंकेज जो है कितने दिन में होता है, क्रेडिट लिंकेज लोन कितने दिन में दे सकते हैं एसएचजी को। 6 महीने के बाद सर। कौन से दिन से। अकाउंट मतलब एसएचजी फॉर्मेशन से। हाँ एसएचजी फॉर्मेशन से, ठीक है। एसएचजी जी जिस दिन बना जरूरी नहीं है कि आपको सेम डे खाता खोलने आ जाए, क्योंकि आप तो खोलिएगा नहीं। कहाँ खोलिएगा सेम डे, अब तो बोलिएगा कि जरा घूम के आइए 4 चक्कर परिक्रमा करके, हैं कौन सा केदारनाथ बद्रीनाथ बद्रीनाथ। फॉर्म जमा कर दिए ना, जाओ खुल जाएगा। खुल जाएगा। तो वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर उनको सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं कि सर देखो ना 1 महीना हो गया खाता नहीं खोल रहे हैं थोड़ा, फिर हम मैनेजर साहब को फोन करते हैं, रमेश जी सर आपको फोन आ गया सर आज खुल जाएगा सर तो फिर आज खुल जाएगा नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए आज ग्रुप की तरफ से एक सेल्फी चाहिए, और सेल्फी में स्माइली चाहिए मुस्कुराता हुआ कि आज खाता खुल गया पासबुक के साथ, तब जाके अच्छा लगता है। फिर हम आप लोगों को भी एक चीज कह रहा हूं कि जब भी ग्रीवेंसेस आते हैं या कोई भी कस्टमर अपनी बात रखता है, तो जैसे ही बात रखता है अगर आप उसका काम कर लिए ना तो उससे रेटिंग जरूर ले लीजिए। रेटिंग अपने कहीं भी सर्विस लिया होगा, अभी अभी देखिएगा दैनिक जीवन में संडे को कहीं भी सर्विस लेते हैं तो क्या बोलता है, सर मैं जोमेटो से सामान पहुंचा, अच्छी रेटिंग कर देना, ठीक है। तो आप रेटिंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो जिस समय शिकायत करता होता है ना, वो 2-3 जगह शिकायत किया रहता है। आपके पास तो कर ही दिया, लेकिन वहां जाके ओम्बुड्समैन में कर देगा, वहां जाके सीएम हेल्पलाइन में कर देगा, वहां पता नहीं कहीं कर देगा। तो आप जब कर दिए हो ना तो सेटिस्फेक्शन ले लो, क्योंकि दोबारा तो मिलेगा नहीं, फिर आप ही को जाना पड़ेगा, दादा काका पान लेके आया होगा, पान वो पान ठेले में बढ़िया पान बन खा काका फिर पान खिलाओगे, फिर उसको साइन करोगे, उससे तो पहले ही साइन करा लो, ठीक बात। चलिए अब बढ़िया हमारे नेताजी, बढ़िया आप जरूर सफल होंगे, उस जगह सांसद बन जाएंगे, क्योंकि आप लोग एसएचजी को बहुत अच्छे से आपने बताया। एक है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में, तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में कितने मेंबर होते हैं बताएंगे हमारे स्नेह प्रसाद जी। स्नेह प्रसाद जी कहाँ से हैं आप। आसनसोल सर, आसनसोल से जेआरजीबी सर। जेआरजीबी हैं। यस सर। अरे वाह बहुत बढ़िया, आप एकमात्र प्रतिनिधि हैं जेआरजीबी से हैं। नहीं सर, चलिए। और एक 4 to 10। तो मैंने क्या बोला, जेएलजी मेंबर कितने होते हैं सर 2 से 100 हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। और जॉइंट लायबिलिटी सर 10 से 15 हो गए सर। 10 से 15 है। बताइए अपना राज ओझा जी बताइए। 4 से 10। 4 से 10 है।
जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाया जाता है इसलिए ताकि वो लोन लिया टू रेज, उनका उद्देश्य ही होता है बैंकों से लोन लिया जाए। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है ना, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में क्या होता है कि जैसे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाए और उनको अगर लोन दे दिए, तो लोन देने से वो क्या होता है, आप उस जगह से, समूह से या कहीं से भी वो मार्केटिंग करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, वो सामान खरीद लेते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रेज लोन फ्रॉम द बैंक, उनका उद्देश्य है बैंकों से लोन लेना। चलिए अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हेलो, एक मिनट, क्या हो गया? ये देखो है ना, वो ये हमारा ना, ये है कैंडी, ये बोल रहा है अब हो गया, बंद करा जाए, बहुत पढ़ाते हो यार, चलो हमारे साथ खेलो बोलता है ना। डिनर के लिए आ गया बोला। भैया ये क्या तो बोल- वोडाफोन वाला है सर, वोडाफोन वाला। तो ये एकदम चिल्ला रहा है, बोलेगा हो गया तुम्हारा टाइम हो गया, बोल रहे 1 घंटे से 2 घंटे पढ़ाते हो, कितना पढ़ाते हो? इसका भी प्रमोशन है सर इस साल। इसका प्रमोशन अभी 3 साल हो रहा है, अभी अप्लाई करेगा ये। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा सर। हाँ बैठेगा, ये सब जानता है, बहुत इंटेलिजेंट है। पढ़ाई कर रहे हैं करके चुपचाप बैठा है। चलिए अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी ज्यादातर यही पूछा जा रहा है, इसका प्रीमियम कितना है। ठीक है, प्रीमियम जो है आपने देख लिया, रबी क्रॉप के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 2% और नॉर्मल के लिए 5%। एक इम्पोर्टेंट जो है, और आपको जानने के लिए, भले ही आप लोग लोन नहीं करते हैं उस सेक्टर को, लेकिन लोन करने के लिए भी सोचिए उसको, वो है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम है जिसमें सब्सिडी दी जाती है, और सब्सिडी भी बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है, 44% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट स्पेशल कैटेगरी के लिए। तो आप सोचो कि 1 करोड़ का अगर लोन होता है, ग्रुप में 1 करोड़ का लोन होता है, तो उसका कितना रुपए छूट होता है 44% स्पेशल कैटेगरी में? 44 लाख। 44 लाख। सोचो 44 लाख कम होता है। तो अगर अच्छा फिजिबिलिटी है, अच्छा ग्राहक आपके पास हैं, तो ग्रुप में एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर जो है आप फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ। कैसे? जो डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, या जो महाप्रबंधक हैं एग्रीकल्चर के, नाबार्ड के, उनसे कोऑर्डिनेशन करके, नाबार्ड से जब आप नाबार्ड के महाप्रबंधक से मिलते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, और उनको अपने एरिया का दौरा कराइए, फिर वहां से ग्राहक सिलेक्शन करिए, उनकी कमेटी अप्रोच से वो प्रस्तावित करते हैं, फिर वहां से फंड मिलता है, और सही तरीके से करेंगे तो 44% मतलब 44% ऑफ प्रोजेक्ट का स्पेशल कैटेगरी में, और 36% सामान्य कैटेगरी में लोन मिलता है। तो ये इसमें ज्यादातर यही सवाल पूछता है, मैक्सिमम लोन इंडिविजुअल में कितना है? 20 लाख। और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो कितना होगा? 25 लाख। और ग्रुप है तो कितना होगा? 1 करोड़। ठीक है, मुकेश जी ने कर दिया। तो ये हो गया। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है वो आपके कैश से रिलेटेड मतलब सॉइल नोट कौन से हैं, सॉइल नोट क्या है, म्यूटिलेटेड नोट क्या है, काउंटरफिट नोट, करेंसी नोट क्या है, फिर उनके एक्सचेंज किस तरह से होते हैं, मैक्सिमम काउंटर से कितना एक्सचेंज कर सकते हैं, फिर उनमें जो उसमें इंसेंटिव कितना है। तो इंसेंटिव वाला कल एक सेशंस करेंगे जिसमें आरबीआई के इंसेंटिव पे बात करूंगा, उसमें चेंजेस हुए हैं। पुराने अगर वीडियो मेरे देख रहे होंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए कल वाले वीडियो में जब इंसेंटिव पढ़ाएंगे तो आप उसमें याद कर लीजिएगा, इंसेंटिव जो है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अब एक जो है काउंटरफिट करेंसी नोट, जिस पर जाली नोटों पे एक सवाल ज्यादातर पूछा जाता है, कितने नोट अगर सिंगल डिपॉजिट में पाए गए तो एफआईआर करना जरूरी है? शुभम भैया, कितने नोट अगर? 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा। 4 या 4 से ज्यादा है? 4 नहीं, 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा रहे। अच्छा, 4 से ज्यादा। 4 मिला तो एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। 5 मिला, 5 मिला तो एफआईआर, तो फिर एफआईआर करना मैंडेटरी है। भले आप लोग नहीं करते हो, लेकिन एफआईआर करना मैंडेटरी है। एग्जाम के दिन तो हम करते हैं सर, यस सर, जैसे रिव्यू मीटिंग में करते हो ना, टारगेट पूरा कर लोगे, यस सर कर लेंगे सर, फिर उसके बाद आके भले नहीं करते अलग बात है, लेकिन यहाँ पर करना है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं, आपका रिलेशनशिप हो गया, और एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट डिपॉजिट है, सुकन्या समृद्धि योजना है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आता है कि DICGC के तहत डिपॉजिट जो है वो इंश्योरेंस किया जाता है, और उसका मैक्सिमम है 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, जिसका प्रीमियम जो है कौन पे करता है जी? सक्सेना जी, प्रीमियम पे करता है? बैंक करता है सर, बैंक पे करता है। बैंक और बैंक वो सर। हाँ, कब कब पे करता है वो? हाफ ईयरली पे करता है, हाफ ईयरली पे करता है, और उसका प्रीमियम 12 पैसा प्रति सैकड़ा है, ठीक है, एनुअली। लेकिन उसका प्रीमियम जो है हाफ ईयरली हम पे करते हैं। एक टॉपिक है जो आपको पढ़ने की जरूरत है, वो है फ्रॉड रिपोर्टिंग, कि जब आपके यहाँ कोई फ्रॉड होता है तो आप कैसे कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, है ना। तो फ्रॉड है तो कैसे कैसे रिपोर्टिंग करते हैं वो आप जो है एक वीडियोस है उसमें मैं डिटेल रूप से बताया हूँ, उसको देख लीजिएगा। कैश में अगर शॉर्टेज हुआ तो फ्रॉड कब गिना जाएगा, अगर पुलिस को रिपोर्ट करना है तो कैसे होगा, CBI को कैसे करना होगा, स्टेज वाइज जो है मैं उसमें वीडियो में बनाया हुआ है। और एक टॉपिक होता है कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस, जो हम कब इंसेंटो में पढ़ेंगे, है ना, उसमें भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से गवर्नमेंट बिजनेस है जिसमें बैंक को कमीशन मिलता है। और ये जो है इम्पोर्टेंट है आपके प्रमोशन एग्जाम्स के लिए। फिर आता है TDS रिलेटेड चीज़ें आती हैं जो वीडियो में ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। फिर आता है NPA, फिर आता है आपका बैलेंस शीट। तो ये चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद एक चीज़ और आता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात होती है। आपके मोबाइल बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कितना होता है मैक्सिमम, IMPS का ट्रांजेक्शन कितना होता है मैक्सिमम। फिर उनके कुछ एक अभी ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं फुल फॉर्म से, कि फुल फॉर्म क्या है, IMPS में आई क्या है ना, इस तरह के फुल फॉर्म है। और लगभग 400 450 फुल फॉर्म मैंने आपके लॉगिन सेक्शन में डाल दिया है, तो वो उससे आप देख लीजिएगा। एक पार्ट और बचा है जो अकाउंट्स हैं, कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट सर अकाउंट। एक चीज, बोलिए। ये सिरसई में आर क्या डिनोट करता है सर? रिकंस्ट्रक्शन या रजिस्ट्री? रजिस्ट्री है, सेंट्रल रजिस्ट्री है ना, सेंट्रल रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन नहीं है ना। तो फुल फॉर्म जो हमने लिखा था उसमें क्या रजिस्ट्रेशन लिखा गया है क्या? अब नहीं, इसमें क्वेश्चन था कि आर क्या डिनोट करता है, रिकंस्ट्रक्शन या रजिस्ट्री? एक्चुअल में क्या है, देखो शेरशाही क्या है, एक भंडारा ही है, क्या है, भंडारण है। शेरशाही जो है एक भंडारण है, तो इसलिए वो रजिस्ट्री होता है। क्या होता है? सेंट्रल रजिस्ट्री। आर का मतलब होता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का मतलब क्या है? भंडार, एक ऐसा जगह जहां पर भंडार रखे हैं, आंकड़ों का भंडार है, ताकि वो मतलब उसी प्रॉपर्टी पे दो जगह लोन ना हो जाए। तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री है, ठीक है। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो उसमें 2 आर आता है, तो एक में एक आर जो होता है वो रिकंस्ट्रक्शन होगा, एक आर जो होगा रजिस्ट्री होगा। तो आप जिसकी बात कर रहे हो वो रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कर देंगे गलत हो जाएगा। चलिए, तो ये मैं क्या कह रहा था, एक टाइप ऑफ अकाउंट्स की बात आती है जिसमें जॉइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, फिर उसके बाद HUF अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट। तो सभी का चीज तो पढ़ाया हुआ है, एक दिन कंपनी अकाउंट थोड़ा सा आपको बता दूंगा इम्पोर्टेंट। और फिर उसके बाद आता है आपका क्या चीज है जो हमने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया है, फुल फॉर्म भी हो गया है। बैंक गारंटी पे तो सवाल आता नहीं है, ना लेटर ऑफ क्रेडिट पे सवाल आता है, प्रधानमंत्री जन धन पे आता है। ये चीजें जो हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो पूछता है उसका परिभाषा, कि भारत के हर एक नागरिक को सस्ते दरों पे बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत आता है। और BC के सवाल पूछे जाते हैं तो BCBF की पॉलिसी आपके पास है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। शशांक सक्सेना जी हमारे, हाँ सर, लोन अगेंस्ट PPF का थोड़ा सा डाउट था, क्लियर। हाँ, लोन अगेंस्ट PPF के लिए मैंने आपको, सुमित जी आपको भेजा था ना, अभी जो लेटेस्ट सर वो वीडियो जो 3 भेजा था जी, उसी को करेगा, और जो मॉक टेस्ट में जो गलत दिया है ना उसको सुधार के मैं आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा और अगले डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको ले लूंगा मैं। डाउट क्लियरिंग सेशन में एक छोटा सा 2-2.5 मिनट का वीडियो बना दूंगा, तो उसको सही तरीके से क्लियर होगा, है ना।
चलिए, तो अभी सुमित कहाँ गए? शशांक जी चले गए? अच्छा, चलो अश्विनी कुमार जी, आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे साथियों का धन्यवाद कर दीजिए, ईश्वर का भी धन्यवाद कर दीजिए कि उसने मौका दिया हमें ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए और बैंक में काम करने के लिए, और हमारे साथियों को जो है आप थैंक यू सर। शुभकामनाएं दे दीजिए और आज के सेशन की समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आप सभी का तहे दिल धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे, मेरे जो साथी हैं, और आपके दिशा निर्देश पे अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया, हम धन्यवाद करेंगे अश्विनी जी का, आप सभी का हौसला अफजाई किया। फिर एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ नए सेशन के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। एक शानदार रात आपके साथ है, आप विश्राम करिए, अपने आप को री एनर्जाइज करिए, रिफ्रेश करिए और फिर से अपने कर्म भूमि में, बैंकिंग में अपनी सेवाओं को विस्तारित करने में लग जाइए, मुस्कुराते हुए, तो हंसते रहिए, थैंक यू सर। जबरदस्त रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट थैंक यू सर, सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू।